नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम क्लासेज में पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं सीएनटी एक्ट 1908 का पार्ट 2 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। पिछले वीडियो में मैंने सीएनटी पार्ट 1 में सीएनटी एक्ट 1908 के पार्ट 1 में यह आपको बताया था कि कौन ब्रिटिश सरकार की कौन सी मजबूरियां थी या क्या उद्देश्य थे जिसके कारण सीएनटी एक्ट 1908 को लागू किया गया। साथ ही मैंने इस संदर्भ में भी विस्तृत चर्चा की थी कि सीएनटी एक्ट में अंकित विभिन्न प्रकार के भूखंड, उनकी क्या विशेषताएं थी, किस प्रकार की भूमि थी। जैसे एक विशेष प्रकार की भूमि थी खुटकट्टी भूमि, यह कैसे भूमि थी, भुइयारी भूमि कैसे भूमि थी, कोड़कड़ भूमि कैसे भूमि थी, मंझिस भूमि किस प्रकार की भूमि थी, राजहंस भूमि किसको कहा जाता था, भटखेत भूमि कौन से थी, भूतखेत भूमि कौन से थी, डली कटारी भूमि कौन सी भूमि थी, पानही भूमि कैसे भूमि थी। इन भूमियों की विस्तृत चर्चा मैंने इस सीएनटी एक्ट के पार्ट 1 में कर दी थी, जो आपके लिए सीएनटी एक्ट को समझने के लिए काफ़ी आवश्यक है। आज सीएनटी एक्ट भाग 2 में मैं सीएनटी के मुख्य प्रावधानों को शुरू करने के पहले सीएनटी एक्ट 1908 के मुख्य बिंदु जो एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वह मैं आपको पहले बताऊंगा, उसकी चर्चा करूंगा। उसके बाद सीएनटी एक्ट के अध्याय, विषय और संबंधित धाराओं की एक झलक आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीएनटी एक्ट के मुख्य प्रावधानों को समझने के पहले हमें उनके अध्याय, धारा और संबंधित विषय को समझना काफ़ी आवश्यक रहेगा। अगर हम इसको अच्छी तरीके से एक चार्ट वाइज अपने आप को अपने माइंड में मेमोराइज कर लेते हैं इसको, तो आप समझ सकते हैं कि सीएनटी एक्ट का 50% काम आपने कर लिया। और इससे कई तरह के क्वेश्चंस आपके, अगर आप नहीं भी जान रहे हैं, लेकिन अगर एक चार्ट अगर आपको याद रहेगा तो आप निश्चित मान के चलिए कि आप नहीं जानने वाले क्वेश्चंस का भी 50% ऑटोमेटिक उसको आराम से कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अंधी भोगी रैयत संविधान सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा से संबंधित है, तो अगर आप बता सकते हैं, आपको याद है कि अंधी भोगी रैयत जो है वो धारा 38 और 42 के बीच में है, तो ऑप्शन से आप इसको सॉर्टिंग कर लेंगे कि कौन सी धाराओं का अंधी भोगी रैयत किससे संबंधित है। आप आराम से बताएंगे कि यह अध्याय 6 के धारा 38 से 42 के बीच में है। इसी को आप अगर पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लेते हैं, तो आप यह भी बता देंगे कि सीएनटी एक्ट की कुल 271 धाराओं में कुल 19 अध्याय में कौन सा अध्याय सबसे लंबा है, सबसे विस्तृत है, सबसे विशाल है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यह अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण है सीएनटी एक्ट के संदर्भ में। वह है अध्याय 16, जिसके अंतर्गत उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषय, जो उनके नॉलेज में आता है संज्ञेय विषय, उसकी न्यायिक प्रक्रिया, कौन से न्यायिक प्रोसीड्यूर अपनाया जाएगा, उसकी विस्तृत चर्चा अध्याय 16 में धारा 135 से 229 के बीच में की गई है। यह सबसे लंबा अध्याय है जिसके अंतर्गत कुल 89 धाराओं का अंकन किया गया है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग समझ लेंगे। आइए सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं सीएनटी एक्ट के मुख्य बिंदुओं के संदर्भ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सीएनटी एक्ट 1908 जो है वह बंगाल प्रोविंस का कौन सा एक्ट है। तो आप देख सकते हैं ऊपर में ही लिखा हुआ है यह कि सीएनटी एक्ट 1908 जो है वह बंगाल प्रोविंस का 6ठा एक्ट है, 6th एक्ट है यह बंगाल प्रोविंस का। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सीएनटी एक्ट 1908 का प्रारूप कब तैयार हुआ, तो आप बता सकते हैं कि सीएनटी एक्ट का प्रारूप जो है वह 1903 में तैयार हुआ था। क्लियर है? लेकिन यह लागू कब हुआ, तो 11 नवंबर 1908 को सीएनटी एक्ट का प्रारूप तैयार हुआ। 1903 को लागू कब हुआ, डेट के साथ आप याद रखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, 11 नवंबर 1908। यह आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सीएनटी एक्ट को मंजूरी कब दी गई, तो ध्यान दीजिएगा, या किसके द्वारा दी गई, तो भारतीय परिषद अधिनियम की धारा 5। बड़ा ही महत्वपूर्ण, यह आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय परिषद अधिनियम की किस धारा के द्वारा सीएनटी एक्ट को मंजूरी दी गई थे, तो भारतीय परिषद अधिनियम की धारा 5 के अधीन भारत के वायसराय की मंजूरी से यह लागू हुआ। ठीक है, लेकिन इस सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट, जो मुख्य खाका था, यह किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो एक अंग्रेज थे जॉन एफ हॉफमैन, उनके द्वारा इस सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस सीएनटी एक्ट में
कुल अध्याय कितने हैं, तो कुल 19 अध्याय है। इन पूरे 19 अध्यायों की चर्चा मैंने यहां पर की है। तो कुल अध्याय 19 है। धारा कितने हैं, तो धारा 271। देखिए धारा मैंने 1 से लेकर 271 तक यहां पर इसको अंकित किया है। इसके अलावा सीएनटी एक्ट में 2 शेड्यूल की भी चर्चा की है, 2 अनुसूचियां हैं। जैसे आप इसको मान सकते हैं कि ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीएनटी एक्ट में कुल कितने शेड्यूल हैं, तो आप बताएंगे कुल 2 शेड्यूल हैं। इन 2 शेड्यूल को भी मैंने यहां पर अंकित किया है अनुसूची। यह जो 2 शेड्यूल हैं वह किस धारा से संबंधित है, तो यह 1 से 3 के बीच में धारा 2 है। तो धारा 2 से संबंधित 2 शेड्यूल हैं, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा आगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड प्रदेश में सीएनटी एक्ट लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य हम लोग सभी जानते हैं कि भूमि संबंधी विवादों को खत्म कर जनजातियों को भूमि संबंधी मालिकाना हक प्रदान करना और जनजातियों के विद्रोहों को शांत करना, इस एक्ट को लाने के पीछे मुख्य प्रावधान था। क्लियर है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि सीएनटी एक्ट के पहले जो सर्वे हुआ था, तो प्रथम वर्ष का जो सर्वे था, सीएनटी एक्ट 1908 के पूर्व जो प्रथम वर्ष का सर्वे था, उसको किस नाम से जाना जाता था, तो उसको नाम दिया गया था ट्रैवर्स सर्वे। ठीक है। लेकिन सीएनटी एक्ट 1908 के द्वितीय वर्ष का जो सर्वे था उसको कहा जाता है कैडेस्ट्रल सर्वे। जैसे अभी हम देखते हैं जमीन का जो नक्शा होता है उसको कैडेस्ट्रल मैप भी बोला जाता है, क्योंकि वह भूसंपत्ति मैप को कैडेस्ट्रल मैप कहा जाता है। तो सीएनटी एक्ट 1908 के पूर्व द्वितीय वर्ष का जो सर्वे था वह कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से जाना जाता था, लेकिन प्रथम वर्ष का जो सर्वे था उसको नाम दिया गया था ट्रैवर्स। यह आप लोग याद रखेंगे। सीएनटी एक्ट लागू होने के पूर्व प्रथम वर्ष का जो सर्वे था उसको ट्रैवर्स और द्वितीय वर्ष का जो सर्वे था उसको कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से जाना जाता था। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह सीएनटी एक्ट 1908 जब लागू हुआ था तो उस समय कितने प्रमंडलों में था, तो यह उस समय 3 प्रमंडलों में लागू हुआ था। कौन कौन, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू प्रमंडल। लेकिन वर्तमान समय में यह झारखंड के 4 प्रमंडलों में लागू है। सिर्फ एक संथाल परगना प्रमंडल है, वहां पर सीएनटी एक्ट लागू न होकर एसपीटी एक्ट लागू है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि एसपीटी एक्ट भी हमारे पीटी के जेपीसी पीटी के सिलेबस में है। ठीक है। तो झारखंड के 5 प्रमंडलों में यह 4 प्रमंडलों में लागू है। कौन कौन सा प्रमंडल में लागू है, तो उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू और कोल्हान प्रमंडल में लागू है। संथाल परगना जो झारखंड का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहां पर एसपीटी एक्ट लागू है, सीएनटी एक्ट के प्रावधान वहां लागू नहीं होते हैं। ठीक है। और साथ में यह जो एक्ट है वह 4 प्रमंडलों के कितने जिलों में लागू है, 18 जिलों में लागू है। तो यहां पर यह आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कितने जिले, तो 18 जिले और 4 प्रमंडल। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें है कि 1908 से लेकर अभी तक इस एक्ट में कितनी बार समय समय पर इसमें आवश्यकता अनुसार कई संशोधन किए गए हैं, लेकिन वर्तमान समय तक कुल 26 संशोधन किए गए थे। 108 वर्षों के इतिहास में कुल 26 संशोधन किए हैं और प्रथम संशोधन जो हुआ था वह 1920 में हुआ था। अब इसमें है कि सीएनटी एक्ट में संशोधन का अधिकार किसको है, तो राज्य झारखंड से संबंधित है, लेकिन संशोधन का अधिकार किसको है, भारत के राष्ट्रपति को है। कैसे, प्रोसीड्यूर इसका क्या है, प्रक्रिया क्या है कि अगर सीएनटी एक्ट में कोई भी संशोधन करना है तो उसे सबसे पहले झारखंड विधानसभा में पेश करना होगा, और झारखंड विधानसभा में जब यह पारित हो जाता है तो यह राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल के हस्ताक्षर से यह राष्ट्रपति के पास जाएगा, और अगर राष्ट्रपति इसको अनुमोदित कर देते हैं तो सीएनटी एक्ट में संशोधन होगा। तो यही है सीएनटी एक्ट में 1908 में संशोधन की प्रक्रिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनली सीएनटी एक्ट में संशोधन का अधिकार किसको है, तो आप बताएंगे कि सीएनटी एक्ट 1908 में संशोधन का अंतिम अधिकार जो है वह राष्ट्रपति के पास है। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं सीएनटी एक्ट के मुख्य विषय, अध्याय और धारा में। तो सबसे पहले हम लोग अध्याय 1 के बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि एक एक अध्याय की हम विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझ लें कि अध्याय 1 क्या कहता है। सीएनटी एक्ट के संदर्भ में सीएनटी एक्ट का नाम क्या रहेगा और किस क्षेत्रों में लागू रहेगा, इसका प्रसार और इसकी परिभाषा कौन कौन से हैं, यह अध्याय 1 से लागू है। और यह अध्याय जो है तीन धाराओं के अंतर्गत है। अध्याय 1 धारा 1, 2 और 3 की, मतलब 1 से 3 में सीएनटी एक्ट का संक्षिप्त नाम, प्रसार और परिभाषा है। ठीक है। सीएनटी एक्ट के अध्याय 2 यह काश्तकारों के संदर्भ में है।
काश्तकार मतलब भूमि भूमि जो किनका है, तो इनके संदर्भ में काश्तकारों का वर्ग कौन कौन सा वर्ग है, तो भूधारक, रैयत, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, अंधिभोगी रैयत, ये चार जो रैयत है काश्तकारों के वर्ग हैं उनकी चर्चा की गई है और यह धारा 4 से 8 के बीच में। क्लियर है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में काश्तकारों के वर्ग की चर्चा की गई है, तो आप बताएंगे अध्याय 2 जो धारा 4 से 8 से संबंधित है। उसके बाद सीएनटी एक्ट के अध्याय 3 में भूधारक लैंड होल्डर्स की चर्चा की गई है जो अध्याय 9 से 15 के बीच में है। फिर अध्याय 4 बड़ा ही महत्वपूर्ण है, रैयत के संदर्भ में है। ठीक है, तो अध्याय 4 जो है वह रैयत के संदर्भ में और इसकी धारा जो है वह 16 से 36 के बीच में है। हम लोग को अध्याय के साथ धारा भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। इसमें सारा अगर आप मेमोराइज नहीं भी कर पाते हैं तो कुछ अध्याय काफी महत्वपूर्ण है जिसको आप लोग को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अध्याय 8, अध्याय 9, 9A, 10 और 16, अगर इन 5 को भी आप बढ़िया से कर लेते हैं तो सीएनटी एक्ट से उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन पहले हम लोग इसकी एक झलक देख लेते हैं। ठीक है, तो अध्याय 3 और अध्याय 4 जो है वह रैयत से संबंधित है। अध्याय 5 बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यह भी खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत अध्याय 5 से संबंधित है। जबकि अध्याय 6 जो है अंधिभोगी रैयत से संबंधित है। क्या है, मैं अंधिभोगी रैयत, खुटकट्टे अधिकार प्राप्त रैयत क्या है मैं धारावाइज आपको लिखवाऊंगा, लेकिन यहां समझ लीजिए कि अध्याय 5 जो है खुटकट्टे अधिकार प्राप्त रैयत और अध्याय 6 जो है अंधिभोगी रैयत है। और अंधिभोगी रैयत धारा 38 से 42 के बीच में, 42 के बीच में है। ठीक है, अध्याय 7, अध्याय 7 क्या कहता है, अध्याय 4 और अध्याय 6, देखिए ध्यान दीजिएगा, अध्याय 4 रैयत और अध्याय 6 अंधिभोगी रैयत। तो अध्याय 4 और अध्याय 6 से छूट प्राप्त भूमि के संदर्भ में जो चर्चा की गई है वह अध्याय 7 है और इससे संबंधित मात्र एक धारा है, वह है 43। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, 7 अध्याय 4 एवं अध्याय 6 से प्राप्त छूट भूमि 43। ठीक है, उसके बाद यह सीएनटी एक्ट का काफी महत्वपूर्ण अध्याय है जिसके अंतर्गत जोत और भूधृतियों के पट्टे और उनके अंतरण, कैसे उनका अंतरण होगा, आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों को जाएगी या नहीं जाएगी, किन किन परिस्थितियों में जाएगी, इसमें काफी संशोधन भी हुआ है। तो इसमें अध्याय 46 और 49 काफी धारा 46 और 49 काफी महत्वपूर्ण है, यह हम लोग को पढ़ेंगे। लेकिन यहां जानिए कि अध्याय 8 जो है जोत और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण से संबंधित है। जबकि अध्याय 9 जो है लगान के बारे में साधारण उपबंध है, जो भूमि के संदर्भ में जो टैक्स दिया जाता है, रेंट दिया जाता है, उसके बारे में जो उपबंध है वह अध्याय 9 से संबंधित है और धारा 52 से 63 के संदर्भ में है। ठीक है, अध्याय 9A बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए सीएनटी एक्ट की किस धारा में बंजर भूमि के बंदोबस्त के संबंध में प्रावधान है, तो आप बताएंगे 9A और अध्याय 63 से 63 के बी में। ठीक है, 63A और 63B में बंजर भूमि, किन किन परिस्थितियों में बंजर भूमि का बंदोबस्त किसको किया जाएगा, वह अध्याय 9A में इसकी चर्चा की गई है। जबकि अध्याय 10 जो है भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकरण उपबंधों के संदर्भ में, मिसलेनियस जो उपबंध है उसके संदर्भ में है। अध्याय ये तो एक काफी महत्वपूर्ण, आपको ध्यान देंगे, अध्याय 8, 9, 9A, 10 और 16 जो है उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया के संदर्भ में है। आइए देखते हैं अध्याय 11 क्या कहता है। तो अध्याय 11 जो है वह रूढ़ि और संविधान, जो उसका रूढ़ि किस तरीके से उसका ये चलेगा उसके संदर्भ में अध्याय 11 और अध्याय 12 जो है अधिकार अभिलेख एवं लगानों का निर्धारण, कब कब लगान कितने वर्षों के लिए किया जाएगा उसके संदर्भ में चर्चा की गई है अध्याय 12 में, अधिकार अभिलेख और लगानों के निर्धारण के संदर्भ में। जबकि अध्याय 13 जो कहता है भूमि संबंधी शर्त और उनका रूपांतरण, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बिंदु खेती भूमि है और उनका रूपांतरण बिजनेस के पर्पज से किया जा सकता है या नहीं, उसकी चर्चा जो है भूमि संबंधी शर्त और उसके रूपांतरण के संदर्भ में अध्याय 101 और 117 के बीच में है। ठीक है, अध्याय 14 क्या कहता है, भूस्वामियों के विशेषाधिकार युक्त भूमि के संबंध में जो रिकॉर्ड है उसकी चर्चा है अध्याय 14 में। जबकि अध्याय 15 कहता है अधिकार अभिलेख तथा खुटकट्टी अधिकार वाले रैयत, ग्राम मुखिया तथा अभिधारियों के अन्य वर्गों की बाध्यताएं,
ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में ग्राम मुखिया शब्द का यूज हुआ है, यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में ग्राम मुखिया शब्द का उल्लेख हुआ है। तो आप बताएंगे अध्याय 15 में। अध्याय 16 मैंने बार बार कहा कि यह काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा अध्याय है, जिसमें 89 धाराओं का उल्लेख है। वह उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया, कौन सा प्रोसेस अपनाया जाएगा किसी भी मामले की सुनवाई के लिए, उसकी पूरी डिटेल प्रक्रिया जो है अध्याय 16 में है। जबकि 16 क बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 जो 229 क के अंतर्गत आता है, यह 16 क में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 की चर्चा की गई है, तो आप बताएंगे अध्याय 16 क। अध्याय 17 क्या कहता है, लिमिटेशंस, परिसीमा, इसकी चर्चा कौन कौन से लिमिटेशंस है इस सीएनटी एक्ट के, उसकी चर्चा 17 में है। और 18 में मुंडारी खुदकट्टी के विषय में विशेष उपबंध है, और जबकि 19 में सप्लीमेंट्री अनुपूरक उपबंध की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये 19 अध्याय और उनसे संबंधित सब्जेक्ट और धारा है। आप लोग को ज़्यादा काफ़ी मुश्किल लग रहा हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऊपर में कुछ 5-6 को और उसके बाद 8, 9, 10 और 16 को आप लोग बढ़िया से मेमोराइज कर ले, तो मान कर चलिए कि सीएनटी एक्ट में 5 क्वेश्चन जो आने हैं वो आप पकड़ लेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। लेकिन साथ में इस चार्ट को भी आप लोग बढ़िया से याद कर लेंगे, तो फिर उससे ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सीएनटी एक्ट में 2 शेड्यूल की भी चर्चा की गई। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सीएनटी एक्ट की किस धारा में शेड्यूल है, तो आप बताएंगे धारा 2। धारा 2 में 2 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल क्या कहता है कि अनुसूची क में अंकित अधिनियम, अनुसूची क में जो अंकित अधिनियम है उसको छोटानागपुर प्रमंडल में निश्चित कर दिया गया है, मतलब यह अब खत्म कर दिया गया है। और अनुसूची 2 क्या कहता है, अनुसूची ख में अंकित अधिनियमों को धनबाद जिले में तथा शिवहर जिले के पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल, कौन कौन, पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल थानाओं में निश्चित किया जाता है। तो ये आप एक सामान्य खाका सीएनटी एक्ट का है। अगली क्लास में मैं सीएनटी एक्ट के प्रमुख धाराओं का जो धारा हैं उनके बारे में डिटेल चर्चा करते हुए, उनको समझाते हुए अगले सभी 19 अध्याय को कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। तो ठीक है, ओके, धन्यवाद। अगली क्लास में मैं फिर आपके सामने सीएनटी एक्ट लेकर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।